मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंश, सबसे पहले डिस्कशन करते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईसा पूर्व में था। इसकी जो राजधानी कांची तमिलनाडु के कांचीपुरम में थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। जो किरातर जूर्नियम का लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसका कार्यकाल था 600 से 630 ईसा पूर्व। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 और परमेश्वर वर्मन जो प्रथम 670 से 700 ईसा पूर्व। नरसिंह वर्मन सेकंड 700 से 728 ईसा पूर्व में और नंदी वर्मन सेकंड 730 से 800 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। तो जो नंदी वर्मन है वो काफी महत्वपूर्ण है। पल्लव वंश के अंतिम जो शासक रहे हैं वो अपराजित वर्मन रहे हैं, जिसका कार्यकाल था 880 से 903 ईसा पूर्व। जो मत विलास प्रश्न की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। पहले इनका जो था, पहले ये जैन धर्म से बिलोंग करता था। फिर इन्होंने बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। शैव का मतलब जो शिव जी के भगत बन गए। महाबलीपुरम के जो एकाश्रम जो मंदिर है, एकाश्रम मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने के द्वारा ही कराया गया था। रथ मंदिरों की जो संख्या थी 7 है और रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता। और वाप्ती कोंड और महामल की उपाधि नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने धारण की थी। इसी शासनकाल में चीनी यात्री हांग सांग भी कांची में आया था। जो परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था और उसने लोकादित्य, एकमल, रंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड और गुणभाजन आदि उपाधियों की ग्रहण की थी। उसने मालमपुरम में गणेश मंदिर का भी निर्माण कराया था। आगे इसमें कि परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक नरसिंह वर्मन सेकंड था। उसने राजा सिंह का मतलब होता है राजाओं में सिंह, फिर अगम प्रिय का मतलब है शास्त्रों में प्रेमी और शंकर भक्त का मतलब शिव के उपासक की उपाधि धारण की थी। उसने कांची के कैलाश मंदिर का भी निर्माण कराया था, जिसे राजा दिशेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की भी शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का भी निर्माण भी नरसिंह वर्मन सेकंड ने ही किया था। कांची के कैलाश नाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी है। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुतेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण भी नंदी वर्मन द्वितीय ने ही कराया था। प्रसिद्ध जो वैष्णव संत तिरुमंडी अवतार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन ही थे। चोल राजवंश 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश का संस्थापक विजाल्य 850 से 887 ईसा पूर्व थे, जिसकी राजधानी थी तंजौर या तंजावुर था, जिसको बोला जाता है। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मलन राज और पैरुथ चंद था। विजाल्य ने नरकेसरी की उपाधि भी धारण की थी और निशुभ सुदिनी देवी का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंडन राम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे प्रांतक फर्स्ट थे, फिर राज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड और कुलोत्तुंग था। फिर तकोलम के युद्ध में राजपूत नरेश कृष्ण थर्ड ने प्रांतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में प्रांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजा द्वितीय मारा गया। राज प्रथम ने श्रीनगर पर आक्रमण किया और वहां के राजा महिम
जो फिफ्थ थे को भगाकर श्रीलंका के दक्षिणी जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराज फर्स्ट जो श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडिम चोल मंडलम बनाया और पोलनरुआ को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, जिसने तंजौर पर राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया। राजेंद्र जो सेकंड ने परकेसरी की और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का जो अंतिम राजा रहा वो राजेंद्र थर्ड था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कंदव शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। विक्रम चोल का अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल करके चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। फिर कोलंदुक से जो सेकंड रहा वो चिदम्बरम जो मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया और कालांतर में जो वैष्णव आचार्य रामानुचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। फिर हमारा चोल जो प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पैरुंदरम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शैरुंद्रन कहा जाता है। लेखों में कुल उच्चाधिकारियों को उड़नकुटम कहा गया है और जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। समुद्र चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था और मंडलम कोट्टम में और कोट्टम नाडु में और नाडु कई कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु के स्थानीय सभा को नाठूर और नगर के स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेलार जाति की जो धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसने कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुदवे वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने का वेलन एक किसान या अरैयार जो प्रधान था जैसी उपाधि धारण की और केंद्र में महत्वपूर्ण राज्य के पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन जो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, मतलब स्थानीय पर स्वशासन करना। उर का मतलब क्या होता था कि सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों बगीचों के निर्माण के हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरू मक्खल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की जो बैठक गांव में मंदिरों के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्य के लिए जो भी वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल कार्य में कंजू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जैन गोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुक प्रथम का राजकवि था और उसकी रचना थी कलिंग तुपरणी। फिर कंबन ओटम कट्टुटन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य के त्रिरत्न कहा जाता है। फिर पंप पोनन और रन जो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन के तंजौर और बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है और
चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शिव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल जो 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियार कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता था प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। और चोलों की जो राजधानी जो कालकर के अनुसार यह पैर सबसे प्रथम में रही है उरैयूर, फिर तंजौर, फिर गंगैकोंड, फिर चोलपुरम और कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तु के आदान प्रदान का आधार दान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वंजीजियार, नाना देसी और मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक को नयनार संत कहलाते थे। चोल काल में भूमि के प्रकार कौन कौन से होते थे? एक तो वेलन, वगाई, गैर ब्राह्मण, किसान, स्वामी की भूमि होती थी। फिर ब्रह्मदेव, ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। साला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि होती थी। देवदान या तिरुणम, कटनी, मंदिर के उपहार में दी गई भूमि होती थी। और पल्लीचन चंदम, ये जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि होती थी। और इसमें नोट है गजनी का जो सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। अब जो उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार थी कि सभा की जो सदस्यता के लिए उसमें क्या क्या गुणवत्ता होती थी, तो ये होती थी सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक जो लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए था जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। दूसरा था उनके पास अपना घर भी होना चाहिए था। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए थी। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते में जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, राजपूत। राजपूत जो राजवंश का संस्थापक रहा है दंती दुर्गे 752 ईसा पूर्व था। शुरुआत में वे कर्नाटका के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इनकी जो राजधानी थी मणिकीर या मान्यखेड़, जो वर्तमान में मालखेड़ या सोलापुर के निकट थी। फिर राजपूत वंश का प्रथम शासक थे कृष्ण प्रथम, धुर, गोविंद तृतीय, अमोक्षवर्ष कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। धुर राजपूत वंश का पहला शासक रहा है और जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षण धर्मपाल एवं प्रतिहार वंश के जो शासक नाग भट्ट सेकंड को पराजित किया। पल्लव, पांडव, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोक्षवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। उसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण की रचना कर जीन सेन और गणितासार संग्रह के लेखक महावीरचार्य अमोक्षवर्ती के लेखक सत्यायना और अमोक्ष वर्ष के दबाव में रहते थे। अमोक्ष वर्ष में तुंगभद्रा जो नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र जो तृतीय था के शासनकाल में अरब जो निवासी अलमसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राजपूत शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राजपूत वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण वो था, ये तृतीय था। तो प्रथम था दंती दुर्गे और ये अंतिम था
इसका राजपूत का कृष्ण तृतीय है। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोनन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। फिर कल्याणी के चालुक्य तेलप जो तृतीय ने 973 ईसा पूर्व में कक को हराकर राजपूत राज्य का अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा और एलिफेंटा जो महाराष्ट्र की गुहा मंदिरों का निर्माण राजपूतों ने ही कराया था। उन्हीं के समय तक कई बार क्वेश्चन पूछा गया। एलोरा में 34 शैलकर्त गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से 12 तक बौद्धों की, 13 से 29 तक हिंदुओं की और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, जिसकी संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है। वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल या 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफाएं 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा की जो गुफाएं है उसका सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थ्रेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक रहे हैं। राजपूतों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति भी दी थी। बाकी के जो छोटे छोटे वंश है उसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।